हाय एवरीवन, एजी पॉइंट के इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग ऑप्टिक्स के जो शेष बचे हुए हैं टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप उनको क्लियर करेंगे और कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को, आज के एपिसोड को। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि टेलीस्कोप क्या होता है। टेलीस्कोप, देखिए टेलीस्कोप को हिंदी में दूरदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरदर्शी। क्या कहा जाता है? दूरदर्शी। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है टेलीस्कोप। क्या कहा जाता है? टेलीस्कोप। देखिए इसका दोनों जो नाम है ना, दोनों नाम क्या है? प्रचलित है। इसे इंग्लिश में टेलीस्कोप कहा जाता है। देखिए जो दूरदर्शी है, इसका खोज किया था हैंस लिप्राइसी ने। किसने किया था? हैंस लिप्राइसी ने। किसने किया था? हैंस लिप्राइसी। हैंस लिप्राइसी जो था यह एक चश्मे का व्यापारी था जो कि खेल खेल में, व्यापारी का लड़का था, ठीक है, चश्मे के व्यापारी का लड़का जो कि खेल खेल में इस टेलीस्कोप का इन्होंने खोज कर दिया। अब देखिए इसके अंतर्गत होता क्या है और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो जो हमारा दूरदर्शी होता है ना, इसका प्रयोग किया जाता है आकाशीय पिंडों को देखने के लिए। किसके लिए? तो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए। किसके लिए? तो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? इसका प्रयोग हो गया क्या कि आकाशीय उपयोग हो गया। क्या हो गया? उपयोग। इसका उपयोग जो होता है वह होता है आकाशीय पिंडों को देखने के लिए। साथ ही साथ इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। किसमें? तो इसमें उत्तल लेंस लगे होते हैं। उत्तल लेंस हमारी आंखों में भी लगी होती है और इसमें भी क्या होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। कौन से लेंस? उत्तल लेंस होते हैं। अब समझिएगा इसमें भी उत्तल लेंस लगे होते हैं। और समझिए यहाँ पर कि जो इसमें उत्तल लेंस लगे होते हैं, इसमें कितने उत्तल लेंस होते हैं? तो उत्तल लेंसों की संख्या 2 होती है। किसमें? तो दूरदर्शी में 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। अब आइए समझते हैं कि जो उत्तल लेंस लगे होते हैं इसमें उत्तल लेंसों की प्रकृति क्या होती है, कैसे होते हैं। तो देखिए इसमें 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। तो एक होता है अभिदृश्यक और दूसरा होता है नेत्रिका। तो अभिदृश्यक का मतलब क्या होता है? यानी वस्तु की तरफ। अभिदृश्यक का मतलब हुआ वस्तु की तरफ और नेत्रिका यानी आंख की तरफ। तो आइए इसमें जो 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं, एक लगा होता है अभिदृश्यक की तरफ। किसके तरफ? तो अभिदृश्यक, ठीक है, किसके तरफ लगा रहता है? तो एक लगा रहता है अभिदृश्यक की तरफ और दूसरा जो लगा रहता है वह नेत्रिका की तरफ लगा रहता है। किसके तरफ? नेत्रिका की तरफ यानी आंख की तरफ। अभिदृश्यक का मतलब हो गया वस्तु की तरफ यानी जिधर हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए जो अभिदृश्यक की तरफ लगा रहता है उसकी फोकस दूरी बड़ा होता है तथा उसका द्वारक जो होता है लेंस का वह क्या होता है? बड़ा होता है। फोकस दूरी क्या होता है? बड़ा। फोकस दूरी बड़ा तथा द्वारक भी क्या होता है? द्वारक वो भी बड़ा होता है। फोकस दूरी और द्वारक दोनों बड़ा होता है। जो नेत्रिका की तरफ लगा रहता है उसका भी फोकस दूरी और द्वारक क्या होता है? छोटा होता है। इसकी अपेक्षा क्या होता है? इसका फोकस दूरी और द्वारक, फोकस दूरी और द्वारक क्या होता है? यह छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। अब समझिए, बातों को समझिएगा। फोकस दूरी और द्वारक क्या होता है? छोटा हो जाता है। जो दूरदर्शी जो होता है टेलीस्कोप, इसका खोज किया था किसने किया था? इसका आविष्कार वह हैंस लिप्राइसी ने किया था, ठीक है। किसने किया था? हैंस लिप्राइसी ने। खेल खेल में ही यह एक व्यापारी, चश्मे व्यापारी का लड़का था जिन्होंने दूरदर्शी का आविष्कार किया था। उसके बाद जो दूरदर्शी होता है इसका उपयोग जो है आकाशीय पिंडों को देखने में किया जाता है। साथ ही साथ जो उस समय व्यापारी थे वे लोग अपने कंपेन को यानी कंपटीशन को देखने के लिए कि और जो व्यापारी हैं वो क्या कर रहे हैं, इन सारी बातों को देखने के लिए वे लोग टेलीस्कोप का प्रयोग करते थे। टेलीस्कोप में
दो उत्तल लेंस होते हैं और एक उत्तल लेंस होता है अभिदृश्यक की तरफ और दूसरा उत्तल लेंस होता है नेत्रिका की तरफ। अभिदृश्यक का मतलब होता है यानी अभिदृश्यक यानी वस्तु की तरफ और नेत्रिका का मतलब होता है कि जो हम लोग लेंस लगाए हैं वह आँख की तरफ। अभिदृश्यक की तरफ जो लेंस लगा रहता है उत्तल लेंस वह बड़ा होता है और उसकी फोकस दूरी बड़ी होती है, साथ ही साथ उसकी द्वारक यानी दर्पण जो लेंस की चौड़ाई होती है वह द्वारक होता है। उसके बाद नेत्रिका जो होता है वह उसकी नेत्रिका की तरफ जो उत्तल लेंस लगा होता है वह छोटा होता है, उसकी फोकस दूरी छोटी और द्वारक भी छोटा होता है। तो चलिए आप लोग टेलीस्कोप के बारे में जान लिए। इसके बाद हम लोग सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानेंगे, उसके प्रकारों को जानेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। यह सेशन जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस का 1 रहेगा। इसके बाद हम सेशन 2 और सेशन को लेकर आएंगे जिसमें ऑप्टिक्स का जितने भी क्वेश्चन है सबको करा देंगे, ठीक है। चल जानते हैं कि हमारी जो सूक्ष्मदर्शी है जिसका इंग्लिश माइक्रोस्कोप होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए हमारी जो सूक्ष्मदर्शी है उसका इंग्लिश क्या होता है, माइक्रोस्कोप। आप लोग जरूर ही नाम को सुने होंगे और पीछे की कक्षाओं में उसे पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो आइए थोड़े बहुत उसके बारे में हम आप सभी को बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझिएगा कि जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप समझिए, माइक्रोस्कोप जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा और दर्शी का मतलब होता है देखने वाले, यानी छोटे छोटे पार्ट पुर्जों को देखने के लिए ही हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी जो है इसका आविष्कार जेरियस जॉनसन ने किया, जेनसिन ने किया था। किसने किया था? जेहेरियस जेनसिन ने किया था, ठीक है। इसकी आविष्कार जो है जेहेरियस जेनसिन ने किया था। यह जो है सूक्ष्मदर्शी यह छोटे छोटे वस्तुओं, छोटे छोटे पार्ट पुर्जों को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश इसका माइक्रोस्कोप होता है। यह 2 प्रकार का होता है। जो सूक्ष्मदर्शी है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी। अब देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है इसमें केवल एक ही उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस कितने लगे होते हैं? एक ही उत्तल लेंस लगा होता है। जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें 2 उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें कितने? तो 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं, 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। फिर से समझिए, सूक्ष्मदर्शी जो होता है इसकी खोज किया था जेहेरियस जॉनसन ने किया था। इसमें उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, इसमें क्या होते हैं? एक उत्तल लेंस लगे होते हैं। और यह जो है समझिएगा जो सरल सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी इसका प्रयोग किया जाता है पठन पाठन में, ठीक है, पठन पाठन में। साथ ही साथ इसका एक और प्रयोग होता है घड़ी के जो छोटे छोटे बारीक पुर्जे हैं उनको देखने के लिए। किसमें? तो घड़ी के छोटे छोटे बारीक पुर्जों को देखने के लिए, छोटे छोटे बारीक पुर्जों को देखने के लिए, बारीक पुर्जों को देखने के लिए, पार्ट पुर्जे जो होते हैं छोटे छोटे उनको पुर्जों को देखने के लिए, ठीक है। यह हो गए हमारे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी जो होता है माइक्रोस्कोप यह 2 प्रकार का होता है। इसका आविष्कार किया था जेहेरियस जॉनसन जो कि नीदरलैंड के रहने वाले थे। और नीदरलैंड की राजधानी जो होती है एम्स्टर्डम होती है। और आप सभी को पता ही होगा कि नीदरलैंड की जो मुद्रा होता है यूरो होता है। और ये भी पता होगा कि 1 यूरो बराबर कितना होता है? 87.42। यह भी जो वर्तमान में रेट चल रहा है 87.42 रुपया, मैंने भारतीय रुपये से जो तुलना है। आइए फिर समझते हैं हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है इसमें एक उत्तल लेंस लगा होता है। और इसमें जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक उत्तल लेंस जो होता है अभिदृश्यक की तरफ लगा होता है। और अभिदृश्यक का मतलब आप लोग समझ ही गए हैं, यानी वस्तु की तरफ। और दूसरा जो उत्तल लेंस लगा होता है, जो दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है वह नेत्रिका की तरफ लगा होता है, नेत्रिका की तरफ, ठीक है। दूसरा जो उत्तल लेंस लगा होता है वह नेत्रिका की तरफ लगा होता है। साथ ही साथ मैं एक बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो नेत्रिका की तरफ लेंस होता है उसकी फोकस दूरी ज़्यादा और अभिदृश्यक की तरफ जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी छोटा होता है। यानी जो उत्तल लेंस नेत्रिका की तरफ लगता है उसका फोकस दूरी, इसका फोकस दूरी
बड़ा होता है। फोकस दूरी क्या होता है? बड़ा, यानी बड़ा होता है। ठीक है, किसका? तो जो लेंस उत्तल लेंस नेत्रिका की तरफ लगता है और जो लेंस यहाँ पर अभिदृश्यक की तरफ लगता है, इसकी फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी क्या होता है? छोटा होता है। फिर से समझ लीजिए, हमारी जो माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी होती है, इसका आविष्कार जेरियस जेन्सेन ने किया था। नीदरलैंड के रहने वाले थे। नीदरलैंड की राजधानी जरूर याद करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है और फेमस है यह क्वेश्चन, इसलिए आप लोग याद करके रखिएगा। साथ ही एम्स्टरडैम होता है, बता देते हैं। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी है वह पठन पाठन में इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें एक ही उत्तल लेंस लगे होते हैं। और जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसका प्रयोग घड़ी के छोटे छोटे बारीक पुर्जों को देखने के लिए किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं और एक लेंस अभिदृश्यक की तरफ और दूसरा नेत्रिका की तरफ लगा होता है। अभिदृश्यक का मतलब वस्तु की तरफ और नेत्रिका की तरफ व्यक्ति के, नेत्रिका का मतलब व्यक्ति के आंख की तरफ। साथ ही साथ अभिदृश्यक की तरफ जो लगा होता है उत्तल लेंस, उसकी फोकस दूरी कम और जो नेत्रिका की तरफ लगा होता है उसकी फोकस दूरी अधिक होती है। तो चलिए, हम लोगों ने देख लिया माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को। अब कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे, ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने यह नहीं बताया था भी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में, इसलिए इसको बता दिया, यानी हमारा ऑप्टिक्स चैप्टर खत्म हो गया। अब इस पर आधारित कुछ विशेष क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों का हम सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप कोई एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करते हैं? सूक्ष्म मतलब छोटा और दर्शी मतलब देखने वाला। दूर मतलब क्या होता है? दूरदर्शी। दूर मतलब दूर की और दर्शी मतलब देखने वाला, यानी दूर के देखने वाले का नाम दूरदर्शी रख दिया गया और छोटे छोटे को देखने के लिए इसका नाम रख दिया गया सूक्ष्मदर्शी। आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। आइए क्वेश्चनों को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? पहला कथन जो है कि वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है, तो अपेक्षाकृत अधिक होता है इसका तीव्रता ध्वनि की तीव्रता से। ठीक है, ध्वनि जो होता है 332 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है, जबकि हमारा प्रकाश जो है वह 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वायु या निर्वात में चलता है। उसके बाद बोला है कि वह निर्वात से होकर गुजरता है, तो चलता ही है, इसलिए इसका निर्वात में इसकी चाल कितनी है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड है ना। अब देखिए यहाँ पर बातों को समझिएगा कि वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है। तो प्रकाश, निर्वात, प्रकाश सभी माध्यमों से होकर गुजरता है, मैंने बताया था। और भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के चाल भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी मैंने बताया था। और प्रकाश की चाल के बारे में किसने बताया था? तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम रोमर ने बताया था। किसने बताया था? रोमर ने बताया था। और ये भी बताया था कि प्रकाश की चाल जो होती है वह पदार्थ के घनत्व के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा कि वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है, यही हमारा गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि अगला क्वेश्चन को देखिएगा, प्रकाश की किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो क्या होता है? अच्छा, एक बात मैंने बताया था, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन मैंने, और इन सारे टर्म को मैंने बता रखा है, आप लोग प्रैक्टिस के लिए इसको करें। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर करते रहे, हम लाइव के बाद जरूर ही देखेंगे आंसरों को कि किसका आंसर कितना सही आया हुआ है। देखिए, जब प्रकाश किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से, एक बातें मैंने बताया था, कांच की ऐसा एक रॉड बनाया था और उसमें बताया था कि जब प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही थी तो यह विलंब होता है और यहाँ से ऐसे भाग रही थी, यह विलंब से क्या हो रही थी? दूर भाग रही थी। तो यही ना, यह जो है सघन माध्यम है, हमारा कांच जो है सघन माध्यम है और यह जो है वायु हमारा यह विरल माध्यम है। यह भी बताया था मैंने कि विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होते हैं? विरल माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल जो होती है अधिक होती है, और सघन माध्यम के बारे में मैंने बताया था कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। तो आइए इसके आंसरों को देखिए। यहां से अभिलंब से दूर भागता है, तो जो हमारे ऑप्शन में क्या है कि नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, नॉर्मल से दूर, और अभिलंब को नॉर्मल भी कहा जाता है, तो नॉर्मल से दूर भागती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन है रेलवे,
एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी यानी रेलवे से संबंधित हैं। ये सभी क्वेश्चन जो मैंने लिया है और ऑप्टिक्स से जितने भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं, सारे के सारे क्वेश्चन एनटीपीसी या रेलवे से संबंधित आएंगे, या कुछ और टाइप्स के जो क्वेश्चन है उसको भी करवाएंगे। आज का जो क्वेश्चन है वह रेलवे का ही है, ठीक है, प्रॉपर रेलवे का क्वेश्चन हम आप सभी को दिखवा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है। और ऑप्शन दिया हुआ है कि यह एक प्रकाशीय भ्रम है, इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है और इसका कारण परेषण है। देखिए प्रकाश जो होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है कि किसी पृथककारी पृष्ठ या परावर्तक सतह से टकराकर प्रकाश के वापस लौटने की घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और यह जो होता है सूखा बालू, यह द्युतिहीन यानी क्या होता है, उस पर लाइट होता है। सूखा बालू जब देखिएगा तो वह थोड़े से लाइट दिखाई देगा, जबकि गीला बालू को देखिएगा तो द्युतिहीन यानी उस पर चमक नहीं रही होगी, ठीक है। तो जो हमारा होता है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्या कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या हो जाएगा? परावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब समझिएगा यहाँ पर कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह क्यों नहीं हुआ। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन हुआ होता है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाएगी, और यहाँ पर विचलन की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए सूखे बालू जो होते हैं वह प्रकाश के परावर्तन के कारण ही क्या होते हैं, जब सूख जाता है तो वह चमक उस पे आ जाता है, वहाँ से प्रकाश किरणों क्या हो जाती है, परावर्तित होने लगती है। जबकि जब द्युतिहीन हो जाता है, गीला हो जाता है, तो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, ठीक है। चलिए अवशोषित कर लेता है प्रकाश किरणों। आगे बोला है कि मछुआरों को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आरआरबी भोपाल ECRC में पूछा हुआ है, 2006 का क्वेश्चन है। देखिए समझिएगा, इस बातों को समझिएगा, ये सभी ऑप्टिक्स के पॉइंट है। और यह ऑप्टिक्स जो है इसमें अपवर्तन के बारे में आप लोग जानते होंगे और उससे संबंधित घटनाएं हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे जो बताया उसके बाद यहाँ पर मैं क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाने के लिए इसको रखा हुआ था, ठीक है, ताकि आपको नए कुछ पॉइंट मिले, ठीक है। चलिए देखिएगा, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की, तो देखिए क्या करना चाहिए इसके लिए, मछली पर ध्यान लगाना चाहिए, मछली के ऊपर ध्यान लगाना नहीं, मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। देखिए मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अब समझिए कि क्यों ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। देखिए हमारी जो तालाब होता है, तालाब यह जल होता है, क्या होता है, जल होता है, और ऊपर हमारी वायु होती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, यह फिश है, ठीक है, यह क्या है, फिश है। तो देखिए जब हम लोग तालाब में देखते हैं और हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें होती है विरल से सघन माध्यम में जाती है, विरल से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है प्रकाश किरणें। ऐसे बताया था ना मैंने कांच में कि जब प्रकाश किरणें विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और जब अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना, तो यह क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो जो हमारी मछली होती है, मछली यह कुछ देखिए, और ये भी बताया था कि जो नींबू होते हैं, पानी वाले नींबू, जब उन्हें पानी में रखा जाता है तो थोड़े से उठे हुए प्रतीत होते हैं। तो हमें नीचे इसलिए ध्यान लगाना चाहिए कि मछली जो है ना, यह जो वास्तविक उसकी स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी। इसलिए जब हम इस पर निशाना लगाएंगे तो इसके नीचे लगाएंगे, ठीक है, तभी जाकर मछली के वास्तविक स्थान का पता चलेगा। और यह सभी घटनाएं किसके कारण होती है, तो ये सभी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो है कि अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण क्या है। देखिए किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। समझिएगा, बातों को समझिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही प्रकाश के जो स्वच्छ जल वाले तालाब हैं उसकी आभासी गहराई वास्तविक गहराई से क्या होती है, कम दिखाई देती है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा एक बात को ध्यान में रखिएगा, यह सभी प्रकाश के अपवर्तन के क्या है, कारण है। और प्रकाश का अपवर्तन कौन से ऑप्शन में है, तो प्रकाश का अपवर्तन ऑप्शन नंबर ए में है, तो नहीं हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से बातों को समझिए कि जब समांग माध्यम होते हैं वही कारण है। कारण क्या है, वही है कि समांग माध्यम में जब जाइएगा, समांग माध्यम में प्रकाश का कोई डेविएशन नहीं होता है, जबकि
प्रकाश का कोई डेविएशन नहीं होता है, जबकि विपरीत माध्यम में, अपोजिट माध्यम में प्रकाश का डेविएशन होता है। समांग माध्यम मतलब एक ही, वायु से वायु में प्रकाश का कोई डेविएशन नहीं होता। यहाँ पर माध्यम चेंज हो रहे हैं, वायु से क्या हो रहा है, जल में प्रवेश कर रहा है, और वायु और जल में प्रकाश के चालों में अंतर होता है। ठीक है, वायु और जल में प्रकाश के चालों में क्या होता है, अंतर होता है, जिसके कारण यह क्या होता है कि आभासी गहराई जो होती है वास्तविक गहराई से कम दिखती है। आभासी गहराई जो होती है वास्तविक गहराई से कम दिखती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तब द्रव का अपवर्तनांक होगा। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, और मैंने बताया था अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। एक क्वेश्चन मैंने बताया था, इस पर अपवर्तनांक के बारे में बताया था, और अपवर्तनांक के बारे में मैंने डिटेल भी आप सबको बताया है कि अपवर्तनांक है क्या। देखिए अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है, इन सारे बातों को मैंने बता दिया है। ठीक है, कि अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, देखिए बोला है क्वेश्चन कि द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर तथा वास्तविक गहराई इतना है। देखिए अपवर्तनांक बराबर आभासी वास्तविक गहराई बटा वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, आभासी गहराई होता है। वास्तविक गहराई दिया है 20 और आभासी दिया है 15। देखिए अपवर्तनांक जो होता है दोनों ही एक ही यूनिट्स में दिए हैं, दोनों क्या है सेंटीमीटर में है, तो यहाँ से सेंटीमीटर कट जाएगा, और यह 4 बार में या 3 बार में 4/3 होगा, जो 1.333 यानी क्या हो जाएगा 3 पर एकरिंग हो जाएगा। देखिए क्या दिया है 1.33 दिया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया है। ये भी जो है आरआरबी चेन्नई एएसएम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आरआरबी चेन्नई एएसएम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप सभी जो है यह सभी क्वेश्चन जो है, या तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है एएसएम में, फिर टीए में, फिर सीए में, फिर जीजी में, लगातार क्वेश्चनों का रिपीटेशन हुआ है। तो यानी कि जो है अपवर्तनांक से संबंधित क्वेश्चन जो है एग्जाम में किए जाते हैं, रेलवे में खासकर तो जरूर किए जाते हैं, एसएससी भी करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे एग्जाम में किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अपवर्तनांक के बारे में मैंने बताया था कि अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक या वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का अनुपात होता है। तो वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई कर देंगे तो हमारा अपवर्तनांक निकल जाएगा। और यहाँ से एक टर्म निकलता है कि अगर अपवर्तनांक और आभासी गहराई दिया हो तो हम वास्तविक गहराई को भी ज्ञात कर सकते हैं, ना। चलिए एक बार उसको हम समझा देते हैं। कुछ नहीं करना है, बस वही फार्मूले हैं, फार्मूले वही हैं, उस फार्मूले में थोड़े से अंतर हो जाएंगे। देखिए इसी फार्मूला से निकल जाएगा, और आप लोग जानते भी होंगे निकालना। ठीक है, चलिए लेकिन समझा देते हैं कि अगर वास्तविक गहराई पूछ दे, वास्तविक गहराई पूछ दे, तो यहीं से निकल जाएगा अपवर्तनांक गुने आभासी गहराई। अगर देखिए क्या केवल आभासी गहराई क्वेश्चन में दिया रहे और जल की बात हो तो जल के अपवर्तनांक को 1.33 होता है, उसको ले लेंगे। हीरे के अपवर्तनांक को आप लोग जानते हैं, उसको याद करके रखिएगा। और बराबर क्वेश्चन करता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा कि हीरा का अपवर्तनांक 1.22 होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने जो देखा क्वेश्चनों का सीरीज, बस हम आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। कल से बड़े सेशन क्वेश्चनों का लेकर आएंगे। आज क्वेश्चनों का कराना कोई मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन जो यहाँ पे जो टॉपिक हमारे बचे हुए थे काफ़ी छोटे टॉपिक थे, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को करा दिया। साथ में 4, 5, 6 क्वेश्चन थे, इन सबको करा दिया। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा यह क्लासेज आप सभी को कैसा लग रहा है।